दिस इज़ सुनीता वाधवानी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर। बच्चों, आप सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए मैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। यदि आप 10वीं बोर्ड के अंग्रेजी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर आप उसे बोल सकते हैं, जो कि लेटेस्ट ब्लूप्रिंट और पिछले साल के ट्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के एनालिसिस के आधार पर मैंने तैयार किया है। तो बच्चों, सबसे पहले ना किसी भी आप पेपर की तैयारी करते हैं तो पहले उसके पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पैटर्न को समझ लेते हैं ना तो समझ लो कि हमारी आधी तैयारी वहीं पे ही हो जाती है। तो चलिए मैं अपना प्रयास करूँगी कि आपको ये जो पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस बार ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, तो आपको पता है कि जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है, जिसमें 5-5 अंक 5-5 अंक डिवाइडेड हैं। पहले 5 अंक डिवाइडेड हैं, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको 5 MCQ दिए रहेंगे, और ये जो 5 MCQ हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके फ्लाइट टेक्स्ट बुक में 5 पोएम हैं, जिसमें से जिनके पीछे जब पोएम के एंड में ग्लॉसरी दी रहती है, मीनिंग आपने देखी होगी। अगर आप उन 5 पोएम की मीनिंग को, ग्लॉसरी को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 100% श्योर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर में ये 5 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। पहला है द वर्ड ट्रैंक्विल मीन्स। आपको पता है ना बच्चों, ये कौन सी पोएम है? हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं टर्ब्यूलेंट, पीसफुल, बिजी, एक्साइटेड। ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल ही होता है। स्किन डीप मीन्स ये आपका है इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स में, ये है आपका सुपर फिशियल। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा नॉट इनसाइड द स्किन, नन ऑफ द अबव, कलर ऑफ द स्किन भी नहीं है। स्किन डीप्स यहाँ पर सुपरफिशियल है कि जो सुंदरता रहती है वो सरफेस पर नहीं होती, अंदर होती है। अब तीसरा है व्हेन योर हैंड पेन्स ड्यू टू वुंड यू कैन से। तो डर्टी हैंड्स नहीं हो सकता, राइट हैंड्स नहीं हो सकता, नो हैंड नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं बैड हैंड ही इसका सही ऑप्शन है। चौथा है व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड वी लेट देम ज्वाइन मीन्स द पोएट इज। तो आप सबको बता दूं इसका क्या होगा? वी लेट देम ज्वाइन। न्यू फ्रेंड आ रहा है, उसको भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब पोएट तो फ्रेंडली है। पांचवा है द हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर मीन्स द पोएट इज। सेल्फिश तो हो नहीं सकता, वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है वो सेल्फिश हो सकता है क्या? किसी हालत में नहीं। ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता और काम भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये काइंड होगा। तो बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन में बताती हूँ, ये रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी आपको ब्रैकेट में ना साइड में ऑप्शंस दिए होंगे, अल्टरनेटिव्स दिए होंगे, और आपको ये 5 दिए रहेंगे। और इन 5 के लिए आपको किन किन टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है? आर्टिकल, ए एन, द, डिटरमाइनर, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, और प्रीपोजिशंस को आप तैयार कर लो। एट, ऑन, सिंस, फॉर। सिंस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका कुछ कंजक्शंस भी हो सकती हैं इजी वाली। तो हम देखते हैं पहला यहाँ पर, वुड यू लाइक डैश कॉफ़ी। ऑप्शंस है एनी, मच, सम। भूल कर भी एनी मत लिखना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में एनी आता है, लेकिन ये भी चेक करो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम सामने वाले को क्या ऑफर कर रहे हैं? कॉफ़ी ऑफर कर रहे हैं। तो वो प्रश्न जिनके द्वारा हम सामने वाले को कुछ ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। और ऐसे प्रश्न किन वर्ड से चालू होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। कुड यू पास मी सम सॉल्ट? कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर सम टाइम? दूसरा है आर्टिकल पर बेस्ड, द सन राइजेस डैश द ईस्ट। ईस्ट एक डायरेक्शन है, क्या आएगा?
द। पुट योर बुक्स डैश द टेबल ऑन द टेबल, क्योंकि जब हम टेबल पे रखेंगे ये टेबल की सरफेस को छुएंगे। देयर आर डैश फ्लावर्स इन द पॉट। अब देखा करो ऑप्शन में से पहले क्या नहीं होगा। मच क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लावर्स कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैनी और मच, और आप अच्छे से जानते हैं कि मैनी इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स और मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। नन तो यहाँ पर है नहीं, हो नहीं सकता। तो देयर आर डैश फ्लावर्स इन द पॉट, क्योंकि फ्लावर काउंटेबल हैं इसीलिए ऑब्वियसली क्या होगा, मैनी होगा। आपने देखा है कि मैनी और मच का यूज़ वैसे जनरली किस में करते हैं हम लोग, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में। मैनी इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, मच इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब ये देखिए पांचवा, ही हैज़ बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, तो आपको दिया हुआ है ऑप्शन सिंस, फॉर, फ्रॉम। आप देखिए फॉर नहीं हो सकता, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कब से खेल रहा था। किसी जो एक्शन है उसके बिगिनिंग टाइम को जब बताया जा रहा है कि वो एक्शन कब स्टार्ट हुई तो हम लोग सिंस लगाते हैं, और जब उसकी ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है तो हम फॉर लगाते हैं। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग यहाँ पे क्या होएगा बच्चों, सिंस मॉर्निंग। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्ट लगता है तो बच्चों जो समय दिया हुआ है आप उससे क्वेश्चन करके देखिए। जैसे मैंने कहा कि रवि सुबेरे से खेल रहा है, रवि हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि कब से खेल रहा है, सुबेरे से। रवि 3 घंटे से खेल रहा है, रवि हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, कितने समय से, फॉर 3 आवर्स। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। तीसरा प्रश्न होगा क्वेश्चन ए में, मैच द कॉलम्स। ये मैचिंग एक्टिविटी है जिसमें आपको कॉलम ए में दिए गए जो एक्शंस हैं उनको कॉलम बी में दिए गए एक्शन से मैच करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप जैसे देखिए पहला है, यहाँ पर आप सबसे पहले कॉलम ए के ऑप्शंस को पढ़िए, फिर बी के ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए कि सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप श्योर हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने देखा है इस मैचिंग एक्टिविटी में एक क्वेश्चन सो वाला रहता है, और आपको पता है जैसे जय और वीरू की जोड़ी थी वैसे ही सो के साथ किसका यूज होता है, दैट का, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। शी इज सो यंग दैट शी कांट स्विम, क्योंकि यंग का मतलब है यहाँ पर वो छोटी है, वो इतनी छोटी है कि वो नहीं तैर सकती। अब आप देखिए मुझे दिख रहा है ट्रेन और यहाँ दिख रहा है स्टेशन। ट्रेन और स्टेशन का कॉम्बिनेशन होता ही है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। ये भी हो गया, 2 हो गए हमारे। अब आप देखिए, ये देखिए, आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। कैन नॉट नेगेटिव है, मैं बॉक्स को नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, भारी है, और बिकॉज इट इज हैवी। अब आप देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बच्चों, यद्यपि वो गरीब है। अब देखिए यहाँ कंट्रास्ट है, ही हेल्प्स द अदर्स, वो दूसरों की मदद करता है। अच्छा, आप जब भी मैचिंग एक्टिविटी करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा मत लगाइए, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप मैच करेंगे लाइन से। आप नीचे ना आंसर्स लिखिए, जैसे एज सुन एज ही सॉ मी, आप पहले लिखिए। अब उसके साथ सही ऑप्शन क्या है, ही रैन अवे। यहाँ जो ही है वो कैपिटल में है, मम्मा एच है, आपको स्मॉल एच करना है, बेबी एच। एज सुन एज ही सॉ मी ही रैन अवे। तो ये हो गए 5। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के ये जो क्वेश्चन है ये तीनों सेट में अलग अलग रहेंगे, और ये आपके जो फ्लाइट टेक्स्ट बुक में 10 लेसन दिए हुए हैं वहाँ से लिए गए हैं। टोटल 5 प्रश्न हैं, 2 into 5, 10 अंक हैं, और आप सब ने ये क्वेश्चंस याद किए होंगे। आपने जो याद किया है उसी को रिवाइज करना है। मैं जो आंसर बता रही हूँ ऐसा नहीं कि आप उसको याद करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हीमापैट। आप सबको पता है ये पैट्रियोटिज्म से है। नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हीमापैट फॉर पिकनिक एंड टू टेल अ स्टोरी ऑफ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म अबाउट आकाश, है ना। तो आकाश के बारे में, वो आकाश की कहानी सुनाना चाहते थे वो। आपने जो बच्चों याद किया है आपको उसी को रिवाइज करना है। वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, काहे के लिए, फॉर द स्ट्रगल। किसके लिए स्ट्रगल किया था उन्होंने, संघर्ष किसके लिए किया था, अगेंस्ट द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, अगेंस्ट द सप्रेशन, है ना, अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ
children and young people and for the right of all the children to education। क्योंकि उन्होंने बच्चों और जो क्या बोलते हैं युवक रहते हैं उनके दमन के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए भी उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। बहुत इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव? तो लुई को क्या प्रॉब्लम थी? लुई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट। वो एक स्पेशल चाइल्ड था, ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड एंड विथ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑटिज्म। तो आपको पूरा आंसर याद नहीं आ रहा है तो आप कीवर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड पे भी नंबर मिलते हैं। 5वां प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेडमास्टर? तो स्वामीनाथन ने कैसा रिएक्ट किया था? स्वामीनाथन वॉज डीव। उसने तो ऐसा कि वो क्वेश्चन सुन ही नहीं रहा था। स्वामीनाथन वॉज डीव टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेडमास्टर। 6वां है डैडीज एंड्योरिंग स्पिरिट से व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली इन द लेसन डैडीज एंड्योरिंग स्पिरिट। तो अब आपको नहीं याद आ रहा है, कई बच्चे हैं जो सेंटेंस नहीं जमा पाते हैं, तो आपको इसमें कीवर्ड कौन से आने चाहिए? मिडिल क्लास फैमिली। नरेटर्स फैमिली कैसी थी? मिडिल क्लास फैमिली थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, देयर फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट सो गुड। और नरेटर्स पेरेंट्स ने क्या किया था? आपको स्टोरी पता है कि अपने घर का आधा हिस्सा किराए पे दिया था। नरेटर्स पेरेंट्स हैड रेंटेड हाफ ऑफ द हाउस। तो बच्चों घबराइए नहीं, आपको आंसर की जितना भी याद आ रहा है आप कीवर्ड्स को याद कीजिए और उनको लिखिए, यहाँ मार्क्स मिलते हैं। अब है आपका, पर छोड़ना नहीं है, लिखना जरूर है। अब है आपका 7वां प्रश्न। बच्चों इस बार न्यू ब्लूप्रिंट है जिसमें ऐड किया गया है डाटा एनालिसिस और उसको दिए गए हैं 7 नंबर। तो ये जो डाटा एनालिसिस है इसमें जो क्या रहते हैं, एनालिटिकल अनसीन पैसेज रहते हैं और उनका एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए रहते हैं। हालांकि बोर्ड के पैटर्न के अनुसार 7वें जो प्रश्न है उसमें आपका डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन होगा। मैंने यहाँ पर पोयम के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो डाटा एनालिसिस ये जो 7वां ये जो पोयम का यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका है, आपको पोयम के क्वेश्चंस 2 आएंगे, पर आपको ऑप्शन में कितना दिए जाएंगे? 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक और क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 2 हल करने हैं। यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड नहीं रहेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको इनका आंसर पोयम में जो डायरेक्ट नहीं दिया रहता है ऐसे क्वेश्चंस का, आपको सोचना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो व्हाट डिड बेंकिंसॉफ नॉट ब्रिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन? बेंकिंसॉफ ये एनालिटिकल नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड में आएगा। मैं आपको अभी अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में बताऊंगी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बेंकिंसॉफ डिड नॉट ब्रिंग हिज किट फॉर फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज स्पीकर्स कंप्लेंट? तो स्पीकर की कंप्लेंट क्या है? स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही इज़ नॉट नोन बाय एनी नेम्स, उसको किसी नाम से नहीं जाना जाता। दो ही इज़ काइंड एंड केयरिंग। यह लिस्ट द थिंग्स द बैड गाइज बॉदर द चिल्ड्रन अबाउट। तो बैड गाइज क्या करते हैं? बैड गाइज हैं तो बैड वर्ड्स बोलेंगे। किसके लिए बोलते थे? बैड गाइज टेल्स द बैड वर्ड्स अबाउट देयर स्किन एंड हेयर। समटाइम्स दे ऑब्जेक्ट देम अबाउट देयर टॉकिंग एंड प्लेइंग। उनके खेलने पर, उनके बोलने पर वो लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बुरे लड़के हैं। तो पोयम के भी आपको 2 प्रश्न अटेम्प्ट जरूर करने हैं। अब है आपका एक 7वें प्रश्न में जो रिपोर्ट राइटिंग रहेगी वो यहाँ पर 8वें में आ गई है, ठीक है। तो टू प्रमोट इन्वायरमेंट अवेयरनेस योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ रैली अंडर क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, राइट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन गिवन क्लूज। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये गाइडेड राइटिंग के फॉर्म में है। आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको इन सेंटेंस, ये जो क्लूज हैं, ये जो हिंट्स हैं, इनकी मदद से ही आपको 4-5 सेंटेंस बनाने हैं। तो ये बहुत आसान है। और मैंने अभी कल अपना सेट संभावित प्रश्न पत्र का सेट ए जारी किया था। मैं चाहूँगी कि आप उसको भी देख लें, क्योंकि मैंने बताया है कि इस बार ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट और एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन पर है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और मुझे पता है आप लोग लिख लेंगे। फिर आपको मैं बता दूं
अब आपके पास क्या है, ये जो मैंने बताया कि रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चंस, तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है 3 अंक वाला, ये आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में कैलाश सत्यार्थी से संबंधित दिया हुआ है, वीर नारायण सिंह से दिया हुआ है, फूल बासन वाला सीन पैसेज दिया हुआ है, एनालिटिकल पैसेज स्टडी स्किल में तीजन बाई वाला दिया गया है। तो उन पैसेज को देखिए, तो यहाँ पर है ये प्रोफाइल है, बायोग्राफिकल स्केच है तीजन बाई का, इसको ध्यान से पढ़ना है और उसका फिर बायोडाटा अपने को बनाना है कुछ हेडिंग्स के अंदर। बायोडाटा आप जानते हो 9th में हम आपको कितना बनवाते थे, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तीजन बाई वॉज बोर्न टू मिस्टर छुनुक लाल पारधी एंड मिसेस सुखवती ऑन अप्रैल 24, 1956 इन गनियारी विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़। और आप जब इसको पढ़ेंगे फिर आप नीचे देखेंगे कि आपको बायोडाटा बनाने के लिए दिया गया है, कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। तो पहला है नेम, तो आपने नेम लिख दिया तीजन बाई, है ना। फिर आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 24, 1956। फिर आपको दिया हुआ है पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स क्या हैं, छुनुकलाल परिधि एंड मिसेस सुखवती, क्योंकि पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों का नाम आएगा। हर फर्स्ट परफॉर्मेंस, तो आप उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस आप लिखिए यहाँ पर, फर्स्ट परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 13 में हुई थी। उसकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन है वो भिलाई स्टील प्लांट में वर्क करती हैं, है ना। और अवार्ड, ये देखिए मैंने अंडरलाइन करा है, पद्म भूषण इन 2003, तो हाईएस्ट अवार्ड लिखा गया ना, इसीलिए पद्म भूषण इन 2003। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो 8वां है ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन रहेगा वैसे तो, और पैटर्न के हिसाब से 9वां क्वेश्चन रहेगा आपका नोटिस राइटिंग के लिए। तो ये जो नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है आपको बच्चों, एक नोटिस आपकी किसी कंपटीशन से संबंधित आती है और दूसरी नोटिस आपकी लास्ट एंड फाउंड नोटिस आती है। आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है और आप फॉर्मेट जानते हैं कि क्या है। आप सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए। नोटिस है आपकी यू आर अमन जैन, द साइंस सेक्रेटरी, ये आपका डेजिग्नेशन है ऑफ योर स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद। Write a notice for your school notice board inviting names for the science exhibition that is going to be held in your school next week। तो नोटिस लिखना है तो मतलब आपको बताना है कि कोई भी कंपटीशन कब होगी, कहाँ होगी, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो किसके लिए है, उसकी पर्पस क्या है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देंगे, ये जो दिया हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद। फिर नोटिस के 6 लेटर कैपिटल में होंगे और फिर उसके बाद हेडिंग रहेगी, फिर आपका डेट रहेगा, फिर आप ये नोटिस की बॉडी बनाएंगे जहाँ पर आपको हिंट दी हुई है। उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा, फिर अमन जैन लिखेंगे और आपका डेजिग्नेशन द साइंस सेक्रेटरी बॉक्स में ज़रूर बंद करेंगे, क्योंकि ये जो नोटिस, ये जो राइटिंग स्किल है नोटिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, क्योंकि 4 नंबर है। लास्ट एंड फाउंड नोटिस में भी आपको कुछ भी आ सकता है। आपने अपना स्कूल बैग खोया है, सेट ए में मैंने अपने वीडियो में बताया है आपके लिए रिस्ट वॉच वाला, तो यू आर मिनी सेन स्टडिंग इन क्लास 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोमनी, आपने क्या खोया है, स्कूल बैग ड्यूरिंग द मैच ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड। राइट अ नोटिस फॉर द लास्ट एंड फाउंड ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो ये हो जाएगा। आप इसमें आप बताएंगे लास्ट एंड फाउंड में अपने बैग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि सामने वाला ढूंढने में आसानी हो, और आप ज़रूर लिखें कि जो ढूंढ के लाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, क्या आप ट्रीट देंगे। 10वां है आपका समराइजेशन, समरी लिखना है। समरी मतलब सारांश बच्चों, है ना। 50 शब्दों में इसमें आपको समरी लिखनी रहती है। तो इसमें ना आपको एक और पैसेज दी रहेगी ऑप्शन में, है ना। तो आपको उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। 4 अंक हैं, मतलब 1 अंक आपका टाइटल के लिए है। आप पहले जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, वही इसका टाइटल बनेगा। जैसे मुझे पहली पैसेज लग रही है वाटर साइकिल के बारे में, अब उसकी समरी लिखने के लिए मुझे उसको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत आसान है, पढ़ने के बाद आप मेन आइडियाज़ जब समझ जाएंगे तो उसको सारांश लिख सकते हैं संक्षिप्त में। तो इसके साथ आपको चॉइस मिलेगी। दूसरी आपकी है पैसेज पॉलीथीन बैग्स के बारे में, और ये देखिए इसका टाइटल तो यही दिया हुआ है, द पॉलीथीन बैग्स अ ग्रेट न्यूसेंस।
वाटर साइकिल वाला भी दिया हुआ है, द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये समरी राइटिंग 10 के बाद आपका 11वां क्वेश्चन जो है वो मैं फिर से बता रही हूँ कि आपका 11वां क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, अगेन डाटा एनालिसिस पर। तो मैंने बताया था 7 अंक निर्धारित हैं, 7वें प्रश्न के लिए 3 अंक हैं, जिसमें आपको क्या दिए जाएंगे, 6 प्रश्न दिए जाएंगे छोटे छोटे आधे आधे अंक के, और आपको उसको सॉल्व करना है। अब ये जो 11वें नंबर का प्रश्न है इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसमें या तो टेबल हो सकता है, या बार ग्राफ हो सकता है, या पाई चार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल, दिस टेबल शोज द मंथली रेनफॉल इन मिलीमीटर इन 3 सिटीज़ फ्रॉम जून टू अगस्त 2025। इस टेबल की स्टडी करनी है, क्योंकि ये स्टडी स्केल ही आपकी चेक करते हैं, और ये आपको एनालिसिस करना है और आपको बताने हैं इन 4 प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों 4 अंक कर लो मुट्ठी में। विच सिटी हैड द हाइएस्ट टोटल रेनफॉल ओवर 3 मंथ्स, तो मुझे सी सिटी लग रही है। विच सिटी हैड द लोवेस्ट रेनफॉल इन अगस्त, तो ए सिटी लग रही है। इन विच मंथ डिड सिटी सी रिसीव द मोस्ट रेनफॉल, मोस्ट रेनफॉल मतलब अधिकतम, तो अधिकतम कब हुआ है उसका, जुलाई में। हाउ मच डिड रेनफॉल डिक्रीज इन सिटी ए फ्रॉम जून टू अगस्त, एनालिसिस करना है। जून में 120 था, अगस्त में 60, 120 माइनस 60, 60 मिलीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप छोड़े नहीं, क्योंकि ये आपकी रट्टंत जो कौशल है उसको चेक नहीं करता है, ये आपके यानी एनालिटिकल आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको आपको चेक करता है। और इसके लिए आपको कोई किताब से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये मैंने बताया था पोएम के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 12 में रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए। व्हाट 2 रीजन्स डिड बेकिंसॉप गिव फॉर नॉट आयरनिंग हिज क्लोथ्स, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस की। क्या वो 2 कारण थे जो बेकिंसॉप ने दिए अपने कपड़े आयरन नहीं होने के। और दूसरा प्रश्न है सिमिलैरिटीज लिखिए। सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पेशल चाइल्ड एंड नॉर्मल चाइल्ड। अब तीसरा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी, ये मैंने अपने सेट ए संभावित प्रश्न पत्र के सेट ए वाले वीडियो में भी शेयर किया है कि जो हमारा स्पीकर है वो क्या है, इमेजिनेटिव है, क्यूरियस है, ऑब्जर्वेंट है और कॉन्फिडेंट है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। अब 13वां प्रश्न रहेगा डू एज डायरेक्टेड। बच्चों ये ग्रामर स्किल को आपकी चेक करता है, और इसमें ना 7 प्रश्न दिए होंगे, लेकिन आपको क्या अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5 प्रश्न। जैसे और पहला प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न रहेगा जिसमें आपको या तो उस सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव करना है। एक प्रश्न क्वेश्चन टैग पर रहेगा एक प्रश्न में टेंस चेंज करना होगा, एक प्रश्न में आपको कंजक्शन का यूज़ करना होगा, एक प्रश्न में आपको सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना है बाय यूजिंग डू डज डिड, और एक आपका नरेशन बेस्ड होएगा। यहाँ पर दिया हुआ है सुधांशु फ्लाइज अ काइट, इसको नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव करने के लिए आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मुख्य क्रिया को देखते हैं। मुख्य क्रिया में एस ई एस लगा है तो डज, और अगर एस ई एस नहीं है तो डू, और सेकेंड फॉर्म है तो डिड, क्योंकि नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है। अगर हेल्पिंग क्रिया नहीं दी है तो हमको डिसाइड करना है कि हेल्पिंग क्रिया कौन सी लेनी है, क्योंकि नॉट बहुत डरपोक है, काउवर्ड है। सुधांशु डज नॉट फ्लाई अ काइट, क्योंकि फ्लाइज था बच्चों। दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग के लिए भी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने को डिसाइड करना रहता है कि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किस हेल्पिंग वर्ब से बनाएं। लीव क्रिया का पहला रूप है, इसीलिए ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, डू। सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होएगा, लेकिन पहले प्रश्न लिखना है। दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, कॉमा, डोंट दे। तीसरे में आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना है। वी वन द मैच, वी वन द मैच, वन क्या है आपका क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो डिड वी विन द मैच, और उसको डिड कर रहे हैं तो अब क्रिया का पहला रूप करना जरूरी है। शीना एट मैंगोज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, शीना वॉज ईटिंग मैंगोज। 5वें में देखिए आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आपको इसको एंड से जोड़ना है। तो आई कैन, देखो इंग्लिश तो कॉमन दिया हुआ है, आपका डिफरेंट क्या है, रीड और राइट, तो आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। अब आपका देखिए 6वां दिया है
पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, आपको इसको इम्फेटिक बनाना है डू डज डिड से। इसमें भी आपको क्रिया के रूप को देखना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद अगर क्रिया विदाउट एस ई एस है, सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आप क्रिया के उस रूप के आगे सिर्फ डू लगा दीजिए। पेरेंट्स डू लव देयर चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ एस ई एस नहीं था। एस ई एस होता जैसे होता कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी डज सिंग अ सॉन्ग। ही वेंट टू स्कूल, ही डिड गो टू स्कूल। अब आप देखिए दे विल स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री, अगर इसको सिंपल प्रेजेंट में करना है तो दे स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको नरेशन चेंज करनी है। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नरेशन के लिए 5 नियम है। ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एडवर्ब। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपके पेपर में यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड ही जाएगा, सिर्फ आपको कॉमा हटा के दैट लिखना है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब 14वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका रहेगा सीन पैसेज। और सीन पैसेज में बच्चों आपको एक पैसेज दी हुई होगी आपके फ्लाइट टेक्स्ट बुक में जो लेसन दिए हुए हैं। इस बार संभावित है डैडीज एंड ड्यूरिंग स्प्रीट लेसन से एंड द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। तो मैंने अपने सेट ए में भी डैडीज एंड ड्यूरिंग स्प्रीट से ही आप लोगों को एक पैसेज बताई है। और ये देखिए आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सेट ए में भी मैंने बताई है। अब दूसरी पैसेज रहेगी अनसीन। अब इसी पैसेज पे देखो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर डैडी वाली पैसेज दी हुई है। डैडी हैड अ रिलेंटलेस पेशन फॉर बीइंग अ राइटर। बिफोर बीइंग अ रिलायंस राइटर, डैडी हेल्ड अ जॉब इन ऑल इंडिया रेडियो। फिर ये आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं आप इनको पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। और सीन पैसेज में सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे बोल रहा है फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अगली फ्रॉम द पैसेज, तो हैंडसम लिखा। अब आप 15 पैसेज जो अनसीन है, इसी पैसेज पर देखिए मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन दिखा रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पर योगा आसन स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द वंस इमिटेटिंग द नेचुरल पोस्चर्स ऑफ एनिमल्स हैव अ ट्रेमेंडस सूदिंग इफेक्ट। जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आप ये 5 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं। अब ये देखिए योगा आसन्स डू नॉट हैव अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, तो ये तो फॉल्स है। ध्यान एंड समाधि प्रिवेंट्स हेडेक फ्रॉम बिकमिंग अ क्रिपिंग प्रॉब्लम, ये राइट है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉपिंग इज इमिटेटिंग। पोस्चर का मतलब क्या है? डिफरेंट पोजेस। और सूदिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, तो ये है योगा आसन्स। व्हाट हैव अ सूदिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी? योगा आसन्स। अब 16 क्वेश्चंस रहेगा लेटर राइटिंग, और मैं बता चुकी हूँ आपको सेट ए में भी इस बार के लिए सबसे ज़्यादा संभावित जो गारंटेड लेटर राइटिंग है वो है आपका आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। आपको फॉर्मेट मैंने अपने सेट ए में भी समझा दिया है, आप फॉर्मेट के रिकॉर्डिंग ही लिखेंगे क्योंकि आपको फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं। दूसरा लेटर इनफॉर्मल है, एक फॉर्मल रहता है उसके साथ ऑप्शन में इनफॉर्मल रहता है। इनफॉर्मल में आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, क्योंकि आप जब भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं नोटबुक और पेन लेके बैठा कीजिए, पॉज कर करके देखा कीजिए। और 17 क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसके लिए मैंने आपको 2 निबंध बताए हैं, एक तो एनी फेस्टिवल और वंडर ऑफ साइंस। तो बच्चों अब मैं आपको बता रही थी कि जो अनसीन पैसेज रहती है उसको उस पर अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वही मैं बता रही हूँ कि कैसे। जैसे देखो योगा आसन्स वाली ही पैसेज मैं दिखा रही थी, तो आपको बस तैयार रहना है। ये देखिए यहाँ पर थोड़े अलग प्रश्न हैं, ठीक है योगा आसन वाली ही है, यानी ये सोच सकते हो पैसेज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये देखिए यहाँ पर अलग प्रश्न है। और ये देखिए 17 में वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड, सीन पैसेज लड़की द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई से है। अब इसमें देखिए इन्विटेशन वाज फ्रॉम द किंग, गर्ल क्लाइम्ड द डेज टू टेक हर सीट, डेज इज अ प्लेटफॉर्म। एंटोनिम स्मॉल का लार्ज, इजीली का हार्डली। किंग क्या करने चाह रहा था, ये तो एक क्वेश्चन भी था।
वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहें। अब मैं जानती हूँ, आई एम श्योर कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो, आई एम श्योर यू कैन डू इट।